नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के। जी हां दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों जरूर आपको क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों देखिए, श्रेणी में जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो 10 और 20 और 30 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, 60 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों, निम्न दिए गए एम्पलीफायरों में से कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ट्यूनिंग के लिए कौन से चर कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आरएफ का प्रयोग करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। इंपॉर्टेंट है, किस श्रेणी के एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति यानी बहुत ही कम विकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रेणी ए के एम्पलीफायर में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, लॉगरिथमिक एम्पलीफायरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डिवाइडर्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है दोस्तों। ऑप्शन सी रोल्ड फॉइल के रूप में जो है उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है। शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई 0 यानी कि 0 दोस्तों, 0 दिखाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या होता है। कैपेसिटेंस का विपरीत क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इलास्टेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या होता है, उसको बोलते हैं इलास्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑप एम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस प्रकार का एम्पलीफायर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ ट्रिगर को किसके नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका वायरिंग सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसका वायरिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसका प्रयोग जो है बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति जो है वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी के में समरूप प्रतिरोध 100 ओम का प्रतिरोध है, तो कुल करंट कितना होगा दोस्तों। तो करंट का फार्मूला दोस्तों कितना होता है, आई बराबर वी अपन आर। तो वोल्टेज 125 में 100 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन बी 1.25 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन यानी कितने वोल्टेज तक के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ई 400 किलो वोल्ट। ओवरहेड सिस्टम को ऑपरेशन 400 किलो वोल्ट तक के डिजाइन के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूलों का एक बचाव होता है। ऑप्शन सी 2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन ए विद्युत प्रवाह जो है वो एक वेक्टर राशि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण रूप से किसी अन्य प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। संपूर्ण रूप से किसी अन्य प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ जो है वो विद्युतीय रूप से न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कौन सा नियम कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेज अंतरालों का बीच गणितीय योग अवश्य ही 0 के समान होता है। ऑप्शन ए किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा नियम कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न दिए गए फिल्टरों में से किसे सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेशन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्टिव फिल्टर। अगला प्रश्न है, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 1 होता है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि निम्न वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समानांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध पता लगाएं दोस्तों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको हम जोड़ देंगे 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50 सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसको पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 12.5 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्ट पर संचालित होती है और इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित करना होगा, तो आवश्यक पावर क्या है दोस्तों। तो भी का मान दिया है, आई का मान दिया है, तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है भी इंटू आई, ठीक है ना। तो गुणा कर देंगे दोनों का, ऑप्शन 80 सही हो जाएगा 9.9 वाट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करती है 12 वोल्ट बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या होगा। तो आपको प्रतिरोध का मान दिया है और वोल्टेज का मान दिया है, तो आपको क्या निकालना है, करंट का मान निकालता है। आई बराबर क्या होता है, V/R। 12 वोल्ट में 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन ए 1.09 एम्पियर इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग कौन सा है। सबसे
खराब होने वाला भाग सबसे मतलब कौन सा है, तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, ठीक है ना। किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाला भाग है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न है, किसी एम्पलीफायर में इनपुट के लिए 180 डिग्री का आउट फेज सिग्नल फीडिंग बैक हो रहा है, तब फीडबैक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए ऋणात्मक फीडबैक से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य आधार एम्पलीफायर का करंट लाभ कितना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 1 से कम है। अगला क्वेश्चन है, ECL का सबसे बड़ा भाग है, ECL का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ई उच्च गति। सबसे बड़ा लाभ इसका क्या है कि ये बहुत इसकी गति उच्च होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, IC 7476 अन्यथा किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी JK फ्लिप फ्लॉप के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा JK फ्लिप फ्लॉप का एक दूसरा नाम है IC 7476, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। सुचालक का वजन जो है वो सुचालक के प्रतिरोध को निर्भर नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुनाद आवृत्ति पर यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक श्रृंखला RLC परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया है, तो ऑप्शन सी 0 है। अगला क्वेश्चन, दोलक जो साइनसाइडल आउटपुट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लयबद्ध दोलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर की लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है, तो केबल की चालकता गणना करें दोस्तों। चालकता तो कैसे फार्मूला होता है, R बराबर प्रतिरोध बराबर रो यल अपान ए। तो आपको रो का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो RA अपान यल यानी क्या करेंगे, प्रतिरोध में दोस्तों हम जो है इसके जो 1 वर्ग मिलीमीटर दिया है उसको गुणा करेंगे और 20 से हम भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5, यहाँ पे 5 इसका आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लैंप के समानांतर कनेक्शन में समान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत स्टोव का 60 मिनट तक उपयोग करने पर यह 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से 5 मेगाजूल ऊर्जा का उपभोग करता है, तो विद्युत शक्ति का पता लगाएं दोस्तों। तो आपको यहाँ से ऑप्शन ए आएगा 1389 वाट आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति का आपको पता करना है, आपको समय का मान दिया है, T दिया है, V दिया है, ठीक है ना, और ऊर्जा का मान भी दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, P बराबर जो है VIT होता है ना, उसका निकालेंगे। V मान दिया है, I दिया है, T दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज से किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आउटपुट पर वोल्टेज विभाजक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो इसका एक गुण होगा, क्या होगा। ऑप्शन सी विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी परिपथ के नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ऑप्शन ए 0 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 4 वोल्ट वाले संभावित अंतर के साथ एक रजिस्टर ऊष्मा का विकिरण कर रहा है, तापीय ऊर्जा 4 वाट की दर से उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी 4 ओम होगा, ठीक है ना। अब 4 आपको वोल्ट का मान दिया है दोस्तों, आपको जो है 4 वाट दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो P का मान दिया है दोस्तों, आपको R का मान दिया है, तो उस आपको रेजिस्टेंस का मान निकालना है दोस्तों। तो फार्मूला होता है क्या, P बराबर क्या होता है, देखिए आपको वाट दिया है, P का मान दिया है, V का मान दिया है, तो आपको R का मान निकालना। तो फार्मूला दोस्तों R बराबर P स्क्वायर बटा V होता है, V स्क्वायर बटा P होता है, V स्क्वायर बटा P यानी कि 4 गुणे 4 बटा आप 4 करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 4 ही आएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन बी 0.55 वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबा की प्रतिरोधकता जो है इतना दिया है, ठीक है, मीटर है, तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर लंबे तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल DC प्रतिरोध की गणना करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी आएगा 0.688 ओम आएगा, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं सॉल्व करके बता नहीं पाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, जब ट्राइक ऑन होता है, जब ट्राइक जो ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी होल्डिंग करंट कहा जाता है। एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए क्लैंप मीटर है। एक हाथ से पकड़ने वाले पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर क्लैंप मीटर है। इसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वायरिंग में 3 लैंप चलाने के लिए केवल 3 2-वे स्विच की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए गोडाउन वायरिंग में, ठीक है ना, गोडाउन वायरिंग में। अगला प्रश्न है, बखोल जरीला जो है बुजुल इसको बुखोल जरीला कहते हैं, किस में स्थापित होती है। ऑप्शन बी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में स्थापित होती है, ठीक है। चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले होती है, क्या होती है। ऑप्शन बी मंद होती है।
प्रतिसंतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गए उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टरों का खिंचाव सामान्यतः क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी टर्मिनल गय कहलाता है। ठीक है ना, टर्मिनल गय कहलाता है, गय। BIL का विस्तार क्या है दोस्तों? BIL का ऑप्शन सी बेसिक इंसुलेशन लेवल, बेसिक इंसुलेशन लेवल। अगला क्वेश्चन है लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी वर्गाकार गांठ। लगभग समान आकार की दो रस्सियों को परस्पर बांधने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? वर्गाकार गांठ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोलाइन गांठ की प्रतिशत सुदृढ़ता कितनी होती है? ऑप्शन सी 60 होती है। HB प्रेशर लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पिन टाइप इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, HB। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है? ऑप्शन बी वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन सी विद्युत के उपयोग में वृद्धि, ये उसका गुण नहीं है, बाकी सारा गुण है इसका। ठीक है, देखिए सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? विद्युत धारा का सुचालकत्व, वोल्टेज में वृद्धि, उच्च प्रतिरोध, विद्युत के उपयोग में वृद्धि, उच्च क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, तो सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न से गुण नहीं है दोस्तों। उच्च प्रतिरोध भी नहीं है, सुचालक में जो है प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं 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 मैं डी कहाँ से पढ़ लिया, सी ही सही है। ठीक है ना, उच्च प्रतिरोध। ठीक है ना, उच्च प्रतिरोध जो है उसका गुण नहीं है। ठीक है, मैंने आंसर गलत देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NE कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग कोड क्या है? दोस्तों न्यूट्रल का क्या है? ऑप्शन सी काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। चलिए, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध की सीमा होता है दोस्तों ऑप्शन सी 1 किलो ओम। प्लेट अर्थिंग में दो समानांतर प्लेटों के बीच दूरी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ऑप्शन ए 8 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ की द्विवैद्युतिक प्रबलता जो है निर्भर होती है किस पर? ऑप्शन नंबर ई इन सभी पर, प्रयुक्त वोल्टेज पर, मोटाई पर, इलेक्ट्रोड की आकृति पर और माध्यम पर निर्भर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है LVDT का आउटपुट के रूप में होता है, ऑप्शन बी कोर का रैखिक विस्थापन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फिल फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है? अर्धचालक में दोस्तों ऑप्शन सी होमोपोलर। अगला क्वेश्चन है वायरिंग संस्थापन में प्रयुक्त समस्त प्लग और सॉकेट आउटलेट होने चाहिए कितने वाले होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 3 पिन वाले होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के आकार तार का जो आकार होगा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 35 SWG। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों की फ्यूजिंग फैक्टर है कितना है दोस्तों? ऑप्शन बी 1.45। अगला क्वेश्चन दिया है कि बाजार में उपलब्ध कंडक्ट की मानक लंबाई कितनी है दोस्तों? ऑप्शन बी 3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन लीड मिश्र धातु सोल्डर तार कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? ऑप्शन नंबर ए 183 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर DOL स्टार्टर का उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें कितने किलोवाट से नीचे रेट किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 5 किलोवाट से नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्शन के विपरीत अनुपात में है तो ऑप्शन सी आवृत्ति के विपरीत अनुपात में है। अगला क्वेश्चन है कि ओवरहेड टेलीफोन तार है क्या है? ऑप्शन नंबर ई स्टील के तार हैं। अगला क्वेश्चन इंडक्शन और रेडिएशन के कारण समाक्षीय रेखा में कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है? ऑप्शन ए न्यूनतम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जब ये CR ऑफ हो जाता है तो सर्किट में करंट क्या होता है? ऑप्शन बी छोटे रिसाव का करंट होता है। अगला क्वेश्चन है 1200 टर्न के प्राथमिक कॉइल के साथ और 120 टर्न के द्वितीय कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट से इसके प्राथमिक से जुड़ा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो दोस्तों देखिए 1200 टर्न प्राइमरी में जो है टर्न है 1200 और जो है 240 वोल्ट जो है प्राथमिक वोल्टेज है। ठीक है ना, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि 1200 का मान दिया है 240। ठीक है ना, तो 1200 बटा 240 करिए कितना आएगा? मैं ही कर देता हूँ 0 काटेगा 24 × 5 120 5 आएगा। ठीक है ना, तो 1200 बटा 240 5 आएगा। अब 5 दोस्तों क्या करेंगे
अब इधर 120 टर्न है, ठीक है ना, तो 120 में 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 24 आएगा ना, 24 + 120 होता है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो है ना जो टर्नों के बीच में जो वोल्टेज होता है ना वो हर जगह समान होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इससे आप सवाल इसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाला सेमीकंडक्टर उपकरण है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यूजेटी है। यूजेटी के फुल फॉर्म क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है घूमने वाली विद्युत डीसी मशीनों की गति को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन है पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गे तार, बोलते हैं इसको, गे तार नहीं गे तार, आसन्न पोल के शीर्ष के नीचे के एक बिंदु पर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम क्या कहते हैं, हेड गाय कहते हैं, हेड गाय, ठीक है। बिजली सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी 1.5 वर्ग mm है, ठीक है, तांबे का। अगला क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट का ईएमएफ स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप के साथ जुड़ा हुआ है, 2 एम्पियर का प्रवाह देता है, सभी तार प्रतिरोध मुक्त हैं, तो लैंप का प्रतिरोध क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी 3 ओम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के किसको निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी एडी करंट हानि को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसी के औसत मूल्य के आरएमएस मूल्य के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ई फॉर्म फैक्टर। दोस्तों देखिए फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपान औसत वैल्यू, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू अपान औसत वैल्यू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को इसके के लिए प्राथमिकता दी जाती है, ऑप्शन सी कम रखरखाव के लिए प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, ऑप्शन बी करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन बी बैंड स्टॉप फिल्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र बनाया जाता है, ऑप्शन बी उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है, इमीटर से बड़ा होता है कलेक्टर। अगला क्वेश्चन एफईटी के संदर्भ में पिच ऑफ क्षेत्र है क्या है, ऑप्शन ए सैचुरेशन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कम प्रतिरोध वाले मान को के इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जा सकता है, कम प्रतिरोध वाले मान को दोस्तों ऑप्शन डी केल्विन डबल ब्रिज के इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे जो है किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, ऑप्शन ए रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो है माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन किसके लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है अगर 1 किलो ओम 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 रजिस्टरों को एक सीरीज में 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध और करंट कितना होगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला दोस्तों, आप जो है V बराबर IR से सबको निकाल सकते हैं, ठीक है, करंट भी निकाल सकते हैं I बराबर V अपन R से। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 10 किलो ओम और 3 मिली एम्पियर। कुल प्रतिरोध दोस्तों आप जोड़ देंगे बस 7 3 1 + 2 + 7 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, और धारा निकालेंगे I बराबर V अपन R से। V का मान दिया है 30 वोल्ट, R का मान दिया है 10 हो गया था, 30 बटा 10 कितना आएगा मिली एम्पियर में आएगा दोस्तों, 3 मिली एम्पियर, 10 किलो ओम और 3 मिली एम्पियर, ठीक है। सरल वोल्टाइक बैटरी का निगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड किसका बना होता है, ऑप्शन नंबर बी जिंक का बना होता है। याद रखिएगा जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है, एनोड जिंक का। इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी यानी कि वेट सेल कौन सा है, ऑप्शन ए लेड एसिड बैटरी है, बाकी सब जो है शुष्क सेल है, डेनियल सेल, क्लार्क सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ हैं उसको आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ई लैगिंग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई यल से दर्शाया जाता है। धारिता किससे प्रभावित नहीं होती दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है अगर प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटरों को एक सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल धारिता क्या होगी। दोस्तों देखिए सीरीज में जोड़ा गया है तो 1/4 + 1/4 करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए
2 पिकोफैराड आएगा। जो है कैपेसिटर में जो जोड़ते हैं वो रजिस्टर का उल्टा होता है, ठीक है ना। ठीक है, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व बनाम फ्रीक्वेंसी का प्लॉट होता है। ऑप्शन ए वोल्टेज। एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व वोल्टेज बनाम फ्रीक्वेंसी का प्लॉट होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि जो रेजोनेंस कर्व होता है वो किसके बीच बनता है, तो वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले असंतुलित लोड में प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर क्या होता है। ऑप्शन सी अलग होता है, प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर अलग होता है। अगला क्वेश्चन, एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम किसके अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ई इन सभी के, डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क, ओवर डैम्पिंग टार्क, अंडर डैम्पिंग टार्क, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से पदार्थ को एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए एल्निको, ठीक है, एल्निको। अगला क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन देखेते हैं हम। किसी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता किसमें व्यक्त की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त की जाती है। याद रखिएगा, संवेदनशीलता का मात्रक ओम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक पीएमएमसी उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को किसकी मदद से दोनों तरफ सहारा मिलता है। ऑप्शन सी ज्वेल्ड बियरिंग की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, मूविंग आयरन मीटर का संचालन किस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर आधारित होता है। मूविंग आयरन मीटर का संचालन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। आने वाले वीडियो में आपको फिर से टॉप 100 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो द चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी चैंपियंस के लिए बनाया गया। जो चैंपियंस बनना चाहते हैं दोस्तों चैनल से जुड़कर, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बच्चों से प्यार करिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।